हेलो एवरीवन, खमागणे एंड वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ सोयरागा। फिर से मैं आप लोगों के सामने एक और नया रियल सुपरनैचुरल एक्सपीरियंस लेकर। प्यार और काला जादू, ये दो ऐसे बंधन बंध चुके हैं कि जब दो प्यार करने वालों को अलग करना होता है और सारे हथकंडे अपनाने के बाद भी अगर वो अलग नहीं हो पाते हैं तो लोग लेते हैं सहारा काले जादू का। काला जादू कई तरीके से लोग करवाते हैं, उसकी काट होती है, उसके बाद बहुत सारी चीजें होती है, लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं। कुछ जगहों के काले जादू बड़े ही आसानी से काट दिए जाते हैं, लेकिन अगर काला जादू हुआ हो मायोंग से, जो कि ब्लैक मैजिक कैपिटल है इस वर्ल्ड की, तो फिर उसको काट पाना बहुत मुश्किल होता है। जी हाँ, मायोंग का नाम आप सभी लोगों ने सुना होगा। मायोंग जो कि एक ऐसी नगरी है जहां पे हर कदम पर माया है और उसकी माया से कोई भी बच नहीं पाया है। जब वहां पे पहुंचकर या वहां के लोगों को यूज करके कोई ब्लैक मैजिक करता है तो वो बहुत ही डेडली कॉम्बिनेशन होता है। आज तो फिर भी ठीक है, आज से कई साल पहले मायोंग के बारे में जो कोई जानता था उसके आसपास से गुजरने से भी डरता था। और हमारी आज की जो कहानी है, जो इंसिडेंट है, वो भी जुड़ी हुई है मायोंग से। ऑल्दो ये स्टोरी है बेसिकली आसाम के हेलकंदी डिस्ट्रिक्ट से, लेकिन इसका कनेक्शन जुड़ा हुआ है मायोंग से और किस तरह से दो प्यार करने वालों को सहनी पड़ी तकलीफें सुनेंगे हम लोग इस कहानी में। कहानी में आगे बढ़े उससे पहले अगर आपके पास वैसे कोई रियल सुपरनैचुरल एक्सपीरियंस है या फिर कोई हॉरर स्टोरी है तो आप हमसे हमारी इन दी गई आईडीज पर शेयर कर सकते हैं या फिर हमारे इस नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आप लोगों के बहुत सारे मेल्स आ रहे हैं जो लोग इन परेशानियों से जूझ रहे हैं, तो अब हम उसका सोल्यूशन आपके लिए लेकर आ गए हैं, जो कि है हमारी पैराटॉक्स ऐप। अगर आप अपनी लाइफ में किसी भी तरह की नेगेटिविटी से स्ट्रगल कर रहे हैं या फिर आप अपने फ्यूचर के बारे में चीज़ों को जानना चाहते हैं, आप न्यूमरोलॉजी, टैरो कार्ड रीडिंग या और भी किसी भी तरह की जो भी एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें हैं, उनके लिए अगर आप एक्सपर्ट से कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारी पैराटॉक्स ऐप और वहां से डायरेक्टली आप कंसल्ट कर सकते हैं हमारे एक्सपर्ट्स से। तो आपको सिर्फ प्ले स्टोर पर जाकर हमारी पैराटॉक्स ऐप को डाउनलोड करना है या फिर आप हमारे वेब पेज पे भी विजिट कर सकते हैं अपनी क्वेरी को जनरेट करने के लिए। डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारे पेज का लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाकर भी आप अपनी प्रॉब्लम को सबमिट कर सकते हैं और हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी। चलिए बढ़ते हैं कहानी में आगे। ये कहानी है मोहित की। मोहित पढ़ने में शुरू से ही बहुत होनहार था और उसका एक सपना था कि वो आगे पढ़ लिख कर एक डॉक्टर बनेगा। उसके लिए उसने बहुत मेहनत की, उसने नीट का एग्जाम क्लियर किया और एग्जाम क्लियर करने के बाद वो पहुंचा असम के मेडिकल कॉलेज में। तो सिलचर के मेडिकल कॉलेज में उसकी एमबीबीएस के लिए उसने एडमिशन लिया। वहां वो पहुंचा और पहुंचने के बाद उसकी काफी लोगों से दोस्ती हुई, क्योंकि मोहित दिखने में बहुत ही अट्रैक्टिव था, लंबा चौड़ा उसका कद था, बिल्कुल गोरा भूरा उसका रंग था और बहुत ही स्मार्ट वो दिखा करता था। इस वजह से उससे लड़कियां बहुत अट्रैक्ट होती थी। वहीं कॉलेज में जहां सभी लड़कियां मोहित से दोस्ती रखना चाहती थी, उसको देखकर वो अट्रैक्ट हुआ करती थी, मोहित की सुई अटकी हुई थी अपर्णा दास पर। अपर्णा ओरिजिनली तो बंगाल से थी, लेकिन वो आसाम में रहकर पढ़ाई कर रही थी और उसका एडमिशन भी सेम मेडिकल कॉलेज में ही हुआ। अपर्णा दिखने में उतनी ही सुंदर, यानी उतना ही कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट थी मोहित का। उसकी बड़ी बड़ी आंखें, शार्प फीचर, एक ठीक ठाक हाइट और उसका गोरा रंग, दोनों के दोनों ऐसा लगता था साथ में खड़े कर दो तो कि परफेक्ट कपल है। और मोहित अपने आप ही अपर्णा की तरफ अट्रैक्ट हो चुका था। धीरे धीरे दोनों में बातचीत शुरू हुई, बातचीत बदली दोस्ती में और फिर दोस्ती धीरे धीरे बदल गई प्यार में और दोनों रिलेशनशिप में आ गए। टाइम कैसे गुजर गया इनको पता ही नहीं चला। फर्स्ट ईयर ऐसे ही निकल गया, सेकंड ईयर में पहुंचे तो इनके बीच की जो बॉन्डिंग थी वो और स्ट्रांग हुई। कभी इनके अंदर किसी चीज को लेकर लड़ाई नहीं होती थी, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी और धीरे धीरे समय के साथ साथ उनका रिलेशनशिप इतना स्ट्रांग हो गया कि अब दोनों एक दूसरे के बिना नहीं जी सकते थे। धीरे धीरे पूरे कॉलेज को, मतलब जो कॉलेज में स्टूडेंट्स थे, उनको पता लग गया था कि मोहित और अपर्णा एक बहुत ही अच्छे रिलेशनशिप के अंदर हैं। लेकिन जो प्रॉब्लम थी वो थी इनके अलग अलग स्टेट्स। जहां पर मोहित बिलोंग करता था हरियाणा को, वहीं पर अपर्णा बिलोंग करती थी बंगाल को और दो अलग अलग कल्चर के लोग थे और इनकी शादी होना इतना आसान काम नहीं था। फैमिलीज के भी रिस्ट्रिक्शन होते हैं, आप लोग समझते हैं। और कई ऐसे आपने इंसिडेंट देखे हैं जहां पर दो अलग अलग स्टेट से लोग मिलते हैं और उनकी शादी, जब उनका रिलेशनशिप उनका आगे बढ़ता है तो उसमें कितनी प्रॉब्लम आती है। सेम प्रॉब्लम्स आई इनके साथ भी। एमबीबीएस के साल तो ऐसे ही गुजर गए, 4 साल गुजरे, इनकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी रही और ये हमेशा एक ही सपना देखते थे कि लाइफ टाइम तक ये साथ में रहेंगे। लेकिन वो 4 साल गुजरने के बाद इन लोगों ने डिसाइड किया कि अब तक तो पढ़ाई के नाम पर हम लोग रोज मिल लेते थे, अब जब ये प्रैक्टिस के लिए जाएंगे या पीजी करने जाएंगे
हो सकता है एक कॉलेज में पहुंचे ना पहुंचे, तो अब इनको अपने रिश्ते को कुछ ना कुछ नाम देना होगा। तो इन दोनों ने डिसाइड किया कि ये अब अपने घर वालों से बात करेंगे कि वो इनकी शादी की तरफ सोचे। शादी इनको अभी नहीं करनी थी, बट घर वालों की रजामंदी अब बहुत जरूरी हो गई थी। लेकिन इससे पहले कि अपर्णा अपने घर वालों को कुछ बता पाती, ये बात उड़ते उड़ते उनके फादर तक पहुंच गई। इनके फादर जो थे वो बजरंग दल से जुड़े हुए थे और एक अच्छी रेपुटेटेड पोस्ट पर वहां पर थे, और इनके साथ जो कार्यकर्ता काम करते थे उन्होंने इनको आकर बताया कि इस तरह से आपकी बेटी का एक मोहित नाम के लड़के से अफेयर चल रहा है, जो कि हमारे स्टेट का नहीं है, ना ही वो बंगाल से है, वो तो किसी और स्टेट का है। इनके फादर जो थे वो बहुत पॉजिटिव थे चीज़ों को लेकर, बहुत ही नैरो उनकी सोच थी कि भाई मेरी बेटी की अगर शादी होगी तो वो हमारे ही समुदाय के अंदर होनी चाहिए, है ना, मतलब बंगाली लड़का ही होना चाहिए और वो भी इन्हीं की कास्ट का होना चाहिए। तो बहुत स्ट्रिक्ट थे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, हरियाणा के लोग भी उतने ही ज्यादा स्ट्रिक्ट, इवन इनसे भी ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं अपनी कास्ट को लेकर के। उनकी जो शादी होगी लव मैरिज के केस में भी वो यही पहले तो मानते नहीं है, और अगर मानते हैं तो सबसे बड़ी जो कंडीशन होती है कि सेम कास्ट की लड़की होनी चाहिए। तो यहां पर आप कह सकते हैं कि उत्तर और दक्षिण को या फिर पूर्व और पश्चिम को एक साथ लेकर आना था। और दूसरा, बाकी जो कार्यकर्ता थे उन्होंने भी इनको बहुत कुछ सुनाया कि भाई जब बड़े लीडर्स की बच्ची हैं ऐसा काम करेगी तो फिर हम बाकी लोगों को कैसे इन चीजों के लिए रोक पाएंगे, बता पाएंगे। तो उन्हें बहुत बेइज्जती सी महसूस हुई। वो बिल्कुल तनतनाते हुए गुस्से के अंदर लाल अपने घर पहुंचे। घर पहुंचकर पहले तो उन्होंने उनकी मम्मी के साथ बहुत लड़ाई की कि तेरे को कुछ पता नहीं है, लड़की को बिगाड़ रखा, ये है वो है, कॉलेज में उसको पढ़ने भेजा था, डॉक्टर बनने गई थी, ये सब करने गई थी, बहुत हुआ। फिर उसके बाद उन्होंने इंतजार किया अपर्णा के घर आने का। उन्होंने उसको कॉल नहीं किया क्योंकि ऐसा हो सकता था कि अगर वो कॉल करते बात बिगड़ जाती तो वो कभी घर नहीं आती, क्योंकि अब ऑलमोस्ट उनके जो एग्जाम्स वगैरह थे वो खत्म होने वाले थे और इस टाइम पर अपना कॉलेज खत्म करके अपने घर ही आने वाली थी। तो जैसे ही अपर्णा घर आई, घर आने के बाद उन्होंने अपर्णा से बैठ के बात की कि ऐसी ऐसी बात है, सच है या नहीं। तो अपर्णा ने बोला उनके फादर से कि भाई बिल्कुल सच बात है और हम दोनों शादी करना चाहते हैं। उसके बाद उन्होंने घर में तांडव मचा के रख दिया। उन्होंने इतना डांटा अपर्णा को, तेरे को समझ में नहीं आता है, तेरे को मेरी इज्जत का कोई ख्याल नहीं है, मैंने तेरे को लेकर क्या क्या सपने सजा रखे थे, ऐसा वैसा, बहुत आप जानते हैं पूरा इमोशनल ड्रामा हुआ घर के अंदर। इवन उसकी मदर ने तो अपर्णा के ऊपर हाथ तक उठाया, उसे पीटा भी, और फिर दोनों ने इसको इनके घर में बंद कर दिया। कई दिन तक वो घर में बंद रही, उसका फोन वोन सब छीन लिया गया। तो मोहित अपर्णा से कनेक्ट नहीं कर पा रहा था। उसने बहुत कोशिशें की लेकिन कहीं से भी वो अपर्णा से कनेक्ट नहीं कर पा रहा था। इधर अपर्णा भी बहुत परेशान थी कि वो मोहित को कुछ भी बता नहीं पा रही कि वो किस कंडीशन के अंदर फंसी हुई है। फिर 15-20 दिन गुजरने के बाद उसने जैसे तैसे हाथ पैर जोड़कर अपने मम्मी पापा से ये कहा कि भाई मुझे कॉलेज जाना है, आगे पीजी के लिए मुझे कुछ चीज़ें हैं, उनको समझाया। फिर जाकर उन्होंने उसको कॉलेज जाने दिया। जब वो कॉलेज पहुंची तो कॉलेज पहुंचते ही मोहित से मिलती और बोलती है कि पापा को सब कुछ पता लग गया, मैंने उन्हें बताया कि हम शादी करना चाहते हैं, बट उन्होंने साफ साफ मना कर दिया है कि तुम्हारी शादी उस लड़के से नहीं हो सकती। तुम्हारी शादी अगर होगी तो किसी हमारे ही जाति समुदाय के आदमी से होगी, वरना हम तुम्हारी शादी वहां नहीं होने देंगे। और दूसरी बात, अगर तूने उस लड़के से कोई भी रिश्ता रखा तो मैं तुझे नहीं, उस लड़के को जान से खत्म कर दूंगा। इधर इसी दरमियान मोहित ने भी अपने घर वालों से बात की थी, और जब उनसे बात की तो उन्होंने भी कहा, उन्होंने उसे डांटा पीटा नहीं, उसको आज़ादी रख लें, साफ साफ कह दिया कि जितनी जल्दी इस बात को समझ सकते हो समझ लो, तुम्हारी शादी उस लड़की से नहीं हो सकती किसी भी कीमत के ऊपर। अच्छा ये होगा कि तुम उसको भूल कर ये सब खत्म करके अपनी आगे की पढ़ाई के ऊपर फोकस करो। तुम्हारी शादी अगर होगी तो हमारी जाति समुदाय की लड़की से ही होगी। अब ये सब होने के बाद ये दोनों साथ में बैठे, उन्होंने डिसाइड किया कि चाहे कुछ भी हो जाए हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं, इसलिए चाहे घर वाले माने या ना माने हम तो साथ ही रहेंगे। इसके बाद दोनों ने डिसाइड किया कि दोनों पीजी के लिए जाएंगे एक ही कॉलेज में, और जिस शहर में जाएंगे वहीं पर ही लिव इन के अंदर रहेंगे। इन दोनों ने ही घर पर बोल के, वापस अपर्णा घर नहीं जाती है, और घर पर बोल दिया कि आप लोग को जो करना है कर लो, हम लोग तो साथ में ही रहेंगे और शादी करेंगे। और उसके बाद ये दोनों एक साथ लिव इन के अंदर रहने लगे। अब जब इसके पिताजी को ये बात पता लगी तो उन्होंने इस बात को अपनी ईगो पर भी लिया, और इज्जत पर तो आई गई थी बात, तो उन्होंने अब मोहित को धमकाना डराना शुरू किया। कई बार उसको फोन पर धमकियां दी, कई बार गुंडे भेजकर धमकियां दी, कई बार उसके ऊपर हमले भी उन्होंने करवाए। लेकिन मोहित भी बिल्कुल अपनी बात और अपने कमिटमेंट को लेकर अडिग था कि चाहे कुछ भी हो जाए वो अपर्णा को किसी भी हालत में नहीं छोड़ेगा। वो कहते हैं ना कि जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है, लेकिन कभी उंगली को टेढ़ी करना अपने लिए ही आत्मघातक सिद्ध हो सकता है। जब हर तरह के हथकंडे उनके फादर, अपर्णा के फादर ने अपना लिए और कोई काम नहीं चला, तो
उन्हें फिर दिखाई दिया एक आखिरी रास्ता, और वो रास्ता था काला जादू। अपर्णा के पापा की खुद की रुचि भी तंत्र मंत्र में थी, और उनके कांटेक्ट में कुछ तांत्रिक या कुछ ऐसे लोग थे, मैं सिर्फ तांत्रिक नहीं बोलूंगा, मतलब तांत्रिक में बोलूँ भी तो आप अदरवाइज ना लें, कुछ ऐसे लोग थे जिनको इस चीज का ज्ञान था। जब उन्होंने उनसे कांटेक्ट किया, उनसे बात की, तो उन्होंने कहा कि आप एक काम करो, आप मायोंग जाओ, वहां से जो आपका काम होगा ना, उसको कोई भी तोड़ नहीं पाएगा। मायोंग के बारे में आप सभी लोगों ने सुना होगा, जहां से शायद ऐसा कहा जाता है कि काले जादू का जो ओरिजिन है वो वहीं से शुरू हुआ है। और मायोंग के अंदर छुपे हुए हैं अभी भी ऐसे कई रहस्य जो आपको मुझे शायद कभी पता ही ना चले। कई लोग ऐसा कहते हैं कि मायोंग में इस तरह का काला जादू होता है कि एक इंसान के सर पर एक जानवर का सर भी फिट किया जा सकता है। आई डोंट नो इसमें कितनी सच्चाई है और नहीं, लेकिन ऐसा कई जगह पर मैंने सुना है। सबसे स्ट्रॉन्ग ब्लैक मैजिक होता है वो होता है मायोंग से। वहां जाकर उसके फादर को एक बाबा मिले, वो उन बाबा से मिला और बोला कि बाबा, मेरी बेटी एक लड़के के प्यार के चक्कर में फंस गई है, बहुत समझा चुका हूँ उसको, उस लड़के पर बल प्रयोग भी कर लिया है, लेकिन किसी भी तरह से मैं उन दोनों को अलग नहीं कर पा रहा हूँ। उन्होंने बोला उनसे कि अच्छा बताओ तुम्हारी बेटी की फोटो दिखाओ। तो उन्होंने फोटो दिखाई, तो फोटो देखकर बोलता है चिंता मत करो, ये प्यार व्यार का भूत सब उतर जाएगा, बस तुम उसे एक बार मेरे साथ तुम्हारे घर पे बुलाकर पूजा में सम्मिलित करवा दो, फिर उसके बाद वो लड़का उसके आसपास भी नहीं भटकेगा। इस तरह से इन दोनों के बीच में डील हुई। डील करने के बाद वो खुशी खुशी अपने घर पहुंचे, लेकिन उन्हें अच्छे से पता था कि अपर्णा उनके बुलाने पर घर नहीं आएगी। उन्होंने 2-3 दिन वेट किया और फिर उन्होंने एक प्लान बनाया। उन्होंने अपनी वाइफ यानी अपर्णा की मम्मी को कहा कि तुम उसे अपनी बातों में फंसा के अपने घर पे बुलाओ। तो उसकी मम्मी ने, जहाँ भी वो हॉस्पिटल में काम करती थी, जैसे जैसे ढूंढ ढांड के उसको कॉल किया, और कॉल करके जब उससे बात की तो बोलती है कि अरे अपर्णा बेटी, तुम तो हमको भूल ही गई हो। हम समझते हैं कि तुम हमसे नाराज हो, हम तुम्हारी शादी नहीं करवाना चाहते हैं वहाँ पर, लेकिन तुम्हारी इकलौती बेटी हो। अब अगर तुम ही हमसे ऐसे रहोगी तो हमारा कौन सहारा बनेगा। तुम जो चाहते हो हम वो करवाएंगे, तुम्हें उस लड़के से शादी करनी है, हम तुमसे उसकी शादी करवाएंगे, पर बेटा अपने माँ बाप को भूलो तो मत, हमसे कम से कम बातचीत तो किया करो। तुम घर आओ, हम बैठते हैं, तुम्हारे पापा से मैंने बात कर ली, उनको समझा दिया है, और हम तुम्हारी इच्छा के अनुसार उस लड़के से तुम्हारी शादी करवा देंगे। अब आप समझें कि एक लड़की जो किसी लड़के से शादी करना चाहती है, उसके माँ बाप पहले नहीं माने, तो जब वो मान गए हैं तो उसकी मनोस्थिति क्या होगी। बहुत खुश हुई, उसने कहा कि मम्मी मैं कल ही घर पहुंचती हूँ। फोन काट के वो सीधी पहुंची मोहित के पास, उसको बताया कि मम्मी पापा का ऐसे फोन आया था और वो शादी के लिए मान गए हैं। मोहित भी बहुत खुश था कि चलो आधा काम तो हुआ, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं पता था कि कैसे ना कैसे करके वो अपने घर वालों को तो मना ही लेगा। फिर अपर्णा घर पहुंचती है। घर पहुंचने के बाद उसके माँ बाप उसे बहुत प्यार से रखते हैं, 2-3 दिन बहुत अच्छे से रखकर उसको समझाते हैं कि बेटा कोई बात नहीं, गलतियां सबसे होती है, तुमसे भी हुई, हमसे भी हुई, लेकिन अब तुम जो चाहोगी वो ही होगा। फिर उसके बाद उन्होंने बताया कि घर की सुख शांति के लिए हम लोग कुछ पूजा करवा रहे हैं, उस पूजा में तुम्हारा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तुम ही हमारी इकलौती बेटी हो। तो उनसे शादी के नाम पर और अलग चीज़ों के नाम पर, ग्रह शांति है ना, जो प्लैनेट्स होते हैं ना कुंडली में, उनकी शांति के नाम से अलग अलग पूजा करवाई गई उस तांत्रिक के द्वारा। और सारी पूजाएं खत्म होने के बाद वो जो बाबा थे, उन्होंने इनके फादर से कहा कि अब आप इसको वापस से अपने कॉलेज भेज दीजिए, और इससे कहिए कि जब तक तुम्हारी पढ़ाई पूरी नहीं होती तब तक तुम वहीं रहो, उसके बाद हम तुम्हारी शादी कर देंगे। तो इस तरह से बात हुई। उसके बाद अपर्णा वापस से अपने कॉलेज पहुंच जाती है, और वहां पहुंचकर मोहित से मिलती है और उसको बताती है किस तरह से उसको बहुत अच्छा बिहेवियर किया गया, और उसके घर में उसके लिए अलग अलग पूजाएं करवाई गई, और ये कहा गया है कि तुम अपनी पढ़ाई खत्म कर लो, उसके बाद हम तुम्हारी शादी करवा देंगे। तो दोनों बहुत ही खुश थे इस चीज से कि फाइनली अपर्णा के घर वाले उसकी शादी के लिए तैयार हो गए। लेकिन ये खुशी सिर्फ कुछ पलों की थी। वहां जाने के बाद अपर्णा का बिहेवियर चेंज होने लगा। वो मोहित से धीरे धीरे कटने लगी। हर बात पर वो मोहित से झगड़ती थी। जहां पहले इनके बीच में रत्ती भर भी झगड़ा नहीं होता था, अब हर छोटी छोटी बात को मोहित की वो पकड़ लेती थी और उससे झगड़ा किया करती थी। और जब भी मोहित उसके पास में आने की कोशिश करता, वो उससे उतना ही दूर हो जाती। उस तांत्रिक का प्लान था कि इन दोनों के अंदर ही झगड़ा करवा कर दोनों को अलग कर देगा, और शादी जैसी कोई नौबत ही नहीं आएगी। इनके झगड़े लगातार बढ़ते जा रहे थे, लेकिन मोहित बहुत शांत था। वो हर झगड़े को सेटल कर देता था। वो कुछ भी कहती थी, वापस से जवाब नहीं देता था। लेकिन हद तो एक दिन हो गई जब
अपर्णा ने एक डंडा उठाकर मोहित के सिर पर दे मारा। इन दोनों के बीच में किसी बात को लेकर झगड़ा चल रहा था और झगड़े के अंदर एकदम से अपर्णा इतने गुस्से में आ गई, उसने पड़ोस में पड़ा हुआ एक डंडा उठाया सीधा मोहित के सर पे दे मारा। उसके सिर पर लगते हुए नीचे गिर गया और जब नीचे गिरने के बाद वो अपर्णा को देख रहा था तो उसने जब अपर्णा को गौर से देखा तो पता लग रहा था कि ये अपर्णा है ही नहीं। उसके अंदर पता नहीं वो पागल हो गई थी क्या, उसकी आंखें ये बड़ी बड़ी आंख हो गई थी और वो इस तरह हाँफ रही थी और गुस्से में मोहित को देख रही थी आज वो मोहित को जान से मार देगी। सिचुएशन को समझते हुए उसने अपर्णा को शांत किया। थोड़ी देर में जब वो शांत हुई तो उसे बैठा उसे लेकर और उससे वो पूछने लगा कि तुम्हें क्या हो गया है, तुम इस तरह से लड़ क्यों रही हो। अभी बात करते करते उसकी नजर अपर्णा के कंधे पर पड़ी तो उसके कंधे पर नजर पड़ी तो उसने देखा कि यहाँ पर उसको ब्लेड के निशान दिखाई देते कट से। उसने ऐसे हटा के देखा तो पूछा कि ये ब्लेड के निशान कैसे हैं। तो अपर्णा ने देखा, उसने कहा कि पता नहीं ये ब्लेड के निशान कैसे आए। फिर थोड़ा सा और अपने बाजू को नीचे किया तो पूरे कंधे पर यहाँ पर उसके ऊपर निशान पड़े हुए थे जैसे किसी ने ब्लेड से उसके कंधे के ऊपर बहुत सारे कट्स लगा दिए हों। अपर्णा को इस बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि कब उसे कट लगेगा। अगर आपको कट लगेगा तो आपको दर्द होगा, कुछ तो एहसास होगा, उसे कोई एहसास नहीं था। वो भागकर जाता है, फर्स्ट एड लाता है, उसमें डिटॉल लगा के उसके उन घावों पे लगाता है तो बहुत तेज चिल्लाती है। तो कहता है कि थोड़ा दर्द होगा लेकिन तुम्हें दर्द थोड़ी देर में राहत मिल जाएगी। लेकिन वो दर्द ऐसा नहीं था क्योंकि डिटॉल पहले भी लगी हुई पे अपर्णा ने लगाई हुई है और टच करते उसमें इतनी तेज जलन होती है जैसे किसी ने उनके अंदर मिर्ची भर दी हो। थोड़ी देर के बाद जब उसकी जलन शांत हुई तो वापस से मोहित ने अपर्णा से बात की। उसने उससे कहा कि तुम थोड़ा दिमाग पे जोर डालो, हो सकता है कहीं रगड़ लग गई हो किसी चीज से। तुम बोलते नहीं, ऐसा कहीं कुछ नहीं हुआ। ये सब सुनने के बाद मोहित ने अपनी बहन को फोन किया और उससे बात की। तो जब उसको सारी बात बताई तो उसने कहा कि यार मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ इस चीज़ में गड़बड़ है। अगर उसको आइडिया नहीं कि उसका खरोंच कैसे आई है और जिस तरह से तू बता रहा है कि उसका बिल्कुल बिहेवियर चेंज हो गया है, तो मैं तुझे वहीं पर एक जो पंडित जी हैं उनका बाबा हैं उनका नंबर देती हूँ, तो उनको बुला और उनसे डिस्कशन कर। अपनी बहन के थ्रू दिए गए नंबर पर उसने बात की, उनको समझाया सब कुछ हुआ है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं शाम तक तुम्हारे यहाँ पहुँचता हूँ तो मुझे लेने आ जाना, मतलब ऐसा कहा उन्होंने। तो साथ में ही वहाँ पहुँच जाएंगे वो। तो शाम को करीबन 5 बजे का टाइम उन्होंने दिया। तो जब 5 बजे वो बाबा को लेकर उनको आया और वो घर में घुसे तो घर में जो अपर्णा थी वो अपने कमरे के अंदर सोई हुई थी। तो उनके हाथ में एक जल था, चरणामृत जो भी आप उसे बोलते हैं, अलग तरह का अभिमंत्रित जल था। वो उसे पूरे कमरे में छिड़क रहे थे और छिड़कते जहाँ अपर्णा सोई थी वो उसके ऊपर उन्होंने पानी छिड़का। अब जैसे उन्होंने वो पानी उसके ऊपर छिड़का वो एकदम से खड़ी हो गई और खड़े होकर एकदम से एक आदमी की आवाज में घुराने लगी। उसको देखते ही मोहित के हाथ पर सपका गई, ये क्या हुआ। उसने बोला कि ये आपने क्या कर दिया इसके ऊपर। तो बोलता है कि मैंने कुछ नहीं किया है, इसके ऊपर शायद किसी बुरी शक्ति का साया है और इसी वजह से ये इस तरह से बिहेव कर रही है। उसके बाद मोहित थोड़ा शांत हुआ और बोलने लगा ये सब क्या है। बोलता है इसके ऊपर किसी ने कुछ ना कुछ किया हुआ है और वो जो भी कोई शक्ति उसने इसके पूरे शरीर के ऊपर कब्जा कर लिया है। तो मोहित थोड़ा सोचता है, बोलता है कि ये सब कैसे हो सकता है। फिर उसके दिमाग में आता है कि हो ना कहीं इसके फादर ने ही ये सब किया है, क्योंकि जब अपर्णा घर जाकर आई थी तो बता रही थी कि उससे कुछ पूजा करवाई गई थी और उस पूजा के अंदर जो पंडित जी बैठे थे वो बड़ी अजीब से थे और वहां से आने के बाद ही अपर्णा का बिहेवियर पूरा चेंज हो चुका था। उसने ये बात उन बाबा को, उन पंडित जी को बताई तो उन्होंने कहा कि ऐसा हो सकता है कि तुम दोनों को अलग करने के लिए इसके बाप ने तुम्हारे ऊपर कुछ करवाया हो या इस लड़की के ऊपर कुछ करवाया हो। तो उसने कहा कि इसका इलाज कैसे होगा। बोले मैं इसका इलाज नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुम्हें एक जगह बता रहा हूँ, वहाँ पर एक बहुत सिद्ध बाबा बैठते हैं, मतलब मिलते हैं, तुम उनसे जाके मिलो, वही तुम्हारी कोई सहायता कर सकते हैं। मोहित बिना समय गवाए अपर्णा को लेकर उन बाबा के पास पहुंचता है जिनका एड्रेस इन बाबा ने दिया था। वहां पहुंचने के बाद उनसे मिलता है, उनको सारी बात बताता है। अभी अपर्णा बिल्कुल नॉर्मल थी। उसको बिठाते हैं और बिठाने के बाद वो बाबा उसे एक गिलास के अंदर पानी पीने को देते हैं। जैसे वो पानी पीती है, बस पानी पीते ही अपर्णा बैठे बैठे वहाँ बहुत तेज कांपने लग जाती है। उसको देखकर मोहित भी एकदम से घबरा जाता है। वो बाबा से पूछता है तो वो शांत करते हैं और उधर वो कुछ बिहेव नहीं कर रही थी, वो बहुत तेज कपकपा रही थी, ऐसे हिल रही थी बहुत तेज और वो कुछ ना कुछ बड़बड़ाए जा रही थी। वो क्या बोल रही थी किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी वो बाबा उठते हैं और बोलते हैं कौन है तू और इस बच्ची के शरीर में क्या कर रहा है। अपर्णा ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। जब उसने कोई जवाब नहीं दिया तो उन्होंने वो पानी अपने हाथ में लिया, उसके शरीर के ऊपर ऐसे मारा और जैसे शरीर के ऊपर पानी मारा वो एकदम सीधी खड़ी हो गई और बोली हटाओ इसे, मुझे जलन हो रही है। ये सब बोल अपर्णा रही थी लेकिन आवाज किसी आदमी की थी। उसने बोला मैं बस अपना काम करने आऊँ,
मैं इस लड़के को मार दूंगा और उसके बाद इस लड़की को अपने मालिक के पास छोड़कर वापस चला जाऊंगा। ये सुनकर मोहित को सारी कहानी समझ में आ गई कि जो वो सोच रहा था बिल्कुल वही है। उसके फादर ने ही ये सब कुछ करवाया है, लेकिन किससे करवाया है ये उसको पता नहीं था। उसने उन बाबा से पूछा कि ये सब करवाया किसने, तो बोला कि इसको पता करने में तो समय लगेगा, लेकिन अभी के लिए मैं इस लड़की के, उसने उनको रक्षा सूत्र बांधा और कहा कि अभी तुम इसे घर लेकर जाओ, फिर इसका इलाज कैसे करना है वो मैं तुमसे बात करता हूँ, तुम कल वापस मेरे पास आना। ये सब देखकर मोहित को ये समझ में आ गया था कि इतने दिनों से अपर्णा ये जो अजीब सा बिहेव कर रही थी, उस सब के पीछे उसके पिताजी ही कारण थे। उसने फटाफट से अपनी दीदी को फोन किया, क्योंकि उसे पता था कि उसकी दीदी और उसकी जिया जी के अलावा कोई भी उसके सपोर्ट में खड़ा नहीं होगा। उसकी दीदी को उसने फोन करके सारी बात बताई और उनसे कहा कि दीदी आप जितना जल्दी यहाँ पर आ सकती हो आप यहाँ पर आ जाओ। उसकी दीदी और उसके जीजू तैयार हुए आने के लिए। उन्होंने अपनी फ्लाइट्स वगैरह बुक की अर्जेंट के अंदर और वो पहुंच गए मोहित के पास। जब तक उसकी दीदी और उसके जीजू नहीं पहुंचते हैं तब तक मोहित अपर्णा का ध्यान रखता है और वो पूरी तरह से ये इंश्योर करता है कि अब उसके और अपर्णा की किसी तरह से कोई लड़ाई ना हो। वो जब अकेला रहना चाहती तो उसे अकेला छोड़ता, बस वो 24 घंटे उसके ऊपर नजर रख रहा था कि कहीं वो अपने आप को कुछ नुकसान ना पहुंचा ले। जब उसकी दीदी और उसके जीजू पहुंचते हैं उसके पास, उसके बाद वो उसके घर पे फोन करते हैं। जब उसके घर पे फोन करते हैं तो उनको मिलती है एक और खतरनाक न्यूज़। उन्हें पता चलता है कि अपर्णा के फादर की डेथ हो चुकी है। वो रात को अच्छे भले सोए थे और मिस्टीरियसली सुबह उनकी सिर्फ डेड बॉडी मिलती है। शायद उनको साइलेंट हार्ट अटैक आया था या फिर उसके पीछे कारण कुछ और था। ये न्यूज़ सुनकर वो वापस से उन बाबा को फोन करते हैं, लेकिन जैसे ही वो उन बाबा को फोन करते हैं इन्हें मिलती है एक और खतरनाक न्यूज़। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, उन बाबा की भी मौत हो चुकी थी। जैसे ही वो फोन रखकर इस बात को डिस्कस करते तभी उन्हें किसी के एकदम से हंसने की आवाज आती है। वो कोई और नहीं, पीछे बेड पर बैठी अपर्णा हंस रही थी, या ऐसा बोलो कि अपर्णा की बॉडी के अंदर कोई और हंस रहा था। उसकी हंसी की आवाज सुनकर मोहित भागकर अपर्णा के पास जाता है तो उसका गला पकड़ लेती है और गला पकड़ के बोलती है, मेरे रास्ते में जो भी कोई आएगा मैं उसको मार दूंगा। इतना क्या करो, बहुत तेज हंसने लगती है। उससे कैसे कैसे करके उसकी दीदी और जीजू दोनों आते हैं और उससे अपर्णा से उसका हाथ गला छुड़वाते हैं। उसके बाद थोड़ा कंट्रोल में आते हैं और उन्हें समझ नहीं आता कि उन्हें क्या करना है। उसकी दीदी वापस से कुछ लोगों को फोन करती है और उन्हें पता लगता है कि एक और बहुत सिद्ध बाबा हैं जो कि सिलचर के पास में ही रहते हैं और वहां पर इनको अपर्णा को ले जाना होगा। इस बार वो जैसे जाने की तैयारी करते हैं, अपर्णा वहां पर बिल्कुल फैल जाती है। उसको टस से मस करना भी मुश्किल होता। तीनों के तीनों उसको उठाकर खींच कर ले जाने की कोशिश कर रहे थे, पर वो तीनों के तीनों पूरा दम लगाकर भी अपर्णा को अपनी जगह से हिला नहीं पा रहे थे। जब सब कुछ ट्राई उन्होंने कर लिया तो उसकी दीदी के गले में एक लॉकेट था। वो लॉकेट निकाल के भगवान को उन्होंने जैसे ही अपर्णा के गले में डाला, अपर्णा वहीं की वहीं बेहोश हो गई, जैसे उसकी बॉडी से एकदम से जान निकल गई हो। फिर उसके बाद उन्होंने अपर्णा को उठाया, गाड़ी में रखा और सीधे वो उन बाबा के पास पहुंचे जिनका एड्रेस इनकी सिस्टर को दिया गया था। वहां पहुंचने के बाद उन्होंने अपर्णा को उन बाबा के सामने लिटाया और उनको सारी बात बताई कि कैसे अभी पिछले 2-3 दिनों में ही उनको 2 मौतों की न्यूज़ मिली। उनमें से एक बाबा वो थे जिन्होंने इसको ठीक करने की, इससे बातचीत करने की कोशिश की थी। कोई नॉर्मल इंसान होता तो शायद इस केस को लेने को मना कर देता, लेकिन जिनके पास ये पहुंचे थे वो भी अपने आप में बहुत ही सिद्धि प्राप्त पुरुष थे। उन्होंने अपर्णा के सिर के ऊपर हाथ रखा, थोड़ी देर ध्यान लगाया और ध्यान लगाने के बाद उन्होंने बोला कि तुम्हें लग रहा है कि इसके बाप ने जो कुछ किया है, इसके बाप ने जिस तांत्रिक को यूज करके काम करवाया है वो ये सब कुछ कर रहा है। उसने इस लड़की के पीछे शक्ति को छोड़ दिया है और जब तक ये इसको वहां लेकर नहीं जाएगी तब तक इस लड़की को नहीं छोड़ेगी और रास्ते में आने वाली हर चीज को ये शक्ति मारने की पूरी कोशिश करेगी। उनकी बात सुनकर मुझे बोलता है, लेकिन बाबा मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, सब चल क्या रहा है। तो उन्होंने बताया कि इसके बाप ने तुम दोनों को दूर करने के लिए किसी बहुत ही सिद्ध तांत्रिक की मदद ली है और जब उसने पूजा वगैरह करवाई और उस लड़की को देखा तो शायद ये उस लड़की को देखकर विचलित हो गया और अब इसने इसके ऊपर एक ऐसी शक्ति, एक ऐसे साये को छोड़ दिया है जिसका एकमात्र लक्ष्य है इस लड़की को उस तांत्रिक के पास लेके जाना और इसको साफ साफ निर्देश है कि रास्ते में जो भी आए ये उसे खत्म कर दे। तुम्हें मारने की कोशिश ये कर चुका है, इस लड़की के बाप को इसने खत्म कर दिया क्योंकि शायद उसे पता लग गया था कि ये जो है इसकी बेटी के पीछे पड़ गया है। उसने कोशिश की इस बात को बताने की और उसने उसको भी मार दिया और उन बाबा को भी इसने ठिकाने लगा दिया जिन्होंने तुम्हारी मदद करने की कोशिश की। लेकिन बेटा एक बात कहूं,
तुम्हारी जान अभी भी खतरे में है, क्योंकि अब सबसे बड़ी बाधा तुम ही हो। उनकी बात सुनकर उसकी दीदी और उसके जीजू घबरा जाते हैं, और वो, क्योंकि उनको ये समझ में आ चुका था कि मोहित की जान अब खतरे में है। मोहित की सिस्टर उसे बहुत समझाती है कि तू उस लड़की को छोड़ दे, इसके चक्कर में तेरी जान चली जाएगी, लेकिन मोहित अपनी अपर्णा को छोड़ नहीं सकता था। कई बार समझाने के बाद भी उसने एक ही चीज बोली कि नहीं दीदी, मैं ऐसा नहीं कर सकता। आज को तुमको कुछ होगा तो क्या जीजू तुमको छोड़ के चले जाएंगे? और अगर छोड़ के चले जाएंगे, दैट मीन्स वो तुमसे सच्चा प्यार नहीं करते हैं। वो बाबा के पास जाता है और बोलता है कि बाबा, आप ही कोई तरीका निकालिए अपर्णा को बचाने का। तो बाबा कहते हैं कि बेटा, इसके शरीर के अंदर जो शक्ति है वो बहुत ताकतवर है, मैं अकेला इससे लड़ नहीं सकता हूं, लेकिन मैं तुम्हें एक जगह बता रहा हूं, तुम जाओ कामाख्या मंदिर और वहां पर जाकर तुम इन गुरुजी से मिलो। उन्होंने एक नाम बताया, वही तुम्हारी सहायता कर सकते हैं। हाँ, तुम वहां ठीक से पहुंच जाओ, ये रास्ते में तो परेशान नहीं करे। इसके लिए मैं तुम्हें कुछ ताबीज बना कर दे रहा हूँ, कुछ लॉकेट बना के दे रहा हूँ, तुम तीनों पहनना और इसको भी पहना के रखना। किसी तरह मोहित और उसके घर वाले वो रात काटते हैं और अगले दिन वो कामाख्या मंदिर जाने की तैयारी करते हैं। आज अपर्णा पहले से ठीक थी, ऐसा लग रहा था कि उसके शरीर से वो एंटिटी बाहर निकल चुकी है। जब उसको पता लगा कि उसके पीछे, जब वो पोजेस्ड फॉर्म में थी, तो उसके पीछे क्या क्या हुआ है, कैसे उसने मोहित को मारने की कोशिश की, कैसे उसके फादर की डेथ हुई और कैसे उसको बचाने में एक बाबा की जान भी जा चुकी है। लेकिन पूरे टाइम मोहित उसके साथ खड़ा था, अभी भी गाड़ी के अंदर दोनों साथ बैठे थे और ये लोग गाड़ी लेकर निकल चुके थे कामाख्या मंदिर की तरफ। अभी करीब उन्होंने 50-60 किलोमीटर की डिस्टेंस ही कवर की होगी कि तभी अचानक से अपर्णा बहुत तेज तेज सांसें भरना शुरू कर दी। उसको देखते ही मोहित पूछता है, अपर्णा क्या हुआ तुम्हें? अपर्णा बस एक टक देखे जा रही थी और इस तरह से वो सांसें भरी जा रही थी। मोहित उसे बार बार पूछा पर उसने कोई जवाब नहीं दिया, और उसके बाद फिर उसने हाथ पैर चलाना शुरू किया और वो गाड़ी से बाहर कूदने की कोशिश कर रही थी। मोहित उसको पकड़ के बैठा हुआ, तो कोशिश कर रहा था उसको पकड़ने की, लेकिन वो किसी के बस में नहीं आ रही थी। आगे उसके जीजू गाड़ी चला रहे थे और गाड़ी चलाते चलाते एकदम से उसका एक पैर उसके जीजू के सिर पे पड़ा, जिसकी वजह से गाड़ी का बैलेंस बदला, और जैसे ही बैलेंस बिगड़ते ही गाड़ी साइड में जाकर एक पेड़ से टकरा गई। टक्कर इतनी तेज थी कि वहीं के वहीं इंस्टेंटली उसके जीजू और उसकी दीदी बेहोश हो गए, और मोहित के सिर पे बहुत तेज चोट लगी थी, लेकिन उसकी बस आंखों से उसको धुंधला दिख रहा था, और उस धुंधलेपन में उसे सिर्फ अपर्णा दिखाई दी। और उस एक झलक के बाद सब कुछ ब्लैकआउट हो गया। थोड़ी देर के बाद जब वापस से मोहित को होश आया, तो उसने देखा उसके दीदी और जीजू अभी बेहोश पड़े हुए। उसने उनको हिलाया, उठाया, सबके चोटें लगी हुई थी, लेकिन कोई भी इतनी गंभीर चोट नहीं थी। उसने जैसे जैसे करके उन सबको बाहर निकाला, और बाहर निकाल के उन सब ने मिलकर अपर्णा को ढूंढना शुरू किया, लेकिन वहां पर अपर्णा का नामो निशान भी नहीं था। 3-4 घंटे तक वो उसे ढूंढ ढूंढ के थक गए, लेकिन अपर्णा कोई अता पता नहीं था। फिर गाड़ी रुकवाई, एक वो उसके साथ हॉस्पिटल गए, वहां जाकर उन्होंने पुलिस कंप्लेन करवाई, लेकिन तब का दिन है और आज का दिन है, अपर्णा कहाँ गई किसी को भी नहीं पता। अपर्णा जिंदा भी है या नहीं, ये भी वो लोग नहीं जानते हैं। क्या वाकई में अपर्णा को वो शक्ति उस तांत्रिक के पास ले गई जिसके बारे में मोहित और उसकी फैमिली को कोई अता पता नहीं है? मोहित आज भी एक पेशेवर डॉक्टर, उसने शादी नहीं की है, वो आज भी अपर्णा की राह देख रहा है कि शायद उसकी अपर्णा वापस लौट कर आ जाएगी। लेकिन जो कुछ भी हुआ उसको देखकर लगता नहीं है कि अपर्णा कभी वापस लौट कर आ पाएगी। और इस तरह से मोहित और अपर्णा कभी भी एक नहीं हो पाए, क्योंकि जो अपर्णा के पिताजी थे उन्होंने चुना एक गलत रास्ता। वो कहते हैं ना कि जो खड्डा खोदता है वो उसी में सबसे पहले गिरता है। यहाँ पर उसके पिताजी ने एक गलत रास्ते को अपनाया। उन्हें लगा कि किसी इस तरह के आदमी से वो एक काला जादू करवा के अपना मकसद सिद्ध कर लेंगे और उस लड़के और अपनी बेटी को अलग कर देंगे। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि जो गलत काम करता है उसकी नज़र भी बुरी होती है। उसकी बुरी नज़र टिकी उनकी बेटी के ऊपर, और इस वजह से ना सिर्फ उन्होंने अपनी बल्कि अपनी बेटी की ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया। उनको अपनी जान से तो हाथ धोना ही पड़ा, लेकिन अपर्णा कहाँ गई कहाँ नहीं किसी को नहीं पता। आज उसकी माँ अकेली रह गई है। शायद उसके पिता की आत्मा को अभी तक मुक्ति नहीं मिली होगी, और वो भी बेचैन होकर घूम रही होगी, अपनी बेटी को ढूंढ रही होगी मायोंग के किसी घर के अंदर जहां पर वो तांत्रिक रहता है। तो आपको क्या लगता है, अपर्णा जिंदा है या वो मर चुकी है, या फिर वो आज भी उस तांत्रिक की गुलाम है जिस तांत्रिक की नजर उसके ऊपर पड़ी थी? अपने व्यूज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हम लोग मिलते हैं अपनी अगली कहानी में, तब तक के लिए कीप लविंग एंड कीप लिसनिंग।